Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are fine. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नावल थिंग्स फॉल अपार्ट। इस नावल को नाइजेरियन राइटर चिनेवा एचेबे ने लिखा था। ये नावल 1957 में लिखा गया और 1958 में पब्लिश किया गया था। फ्रेंड्स, ये एक हिस्टोरिकल नावल है जो हमें पोस्ट कॉलोनियलिज्म के मुतालिक बताता है। इस नावल का जो टाइटल था वो W.B. यीट्स की पोएम सेकंड कमिंग से लिया गया। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के निशान को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्रेंड्स, इस नावल का आगाज़ ओकोनको के आबाई गांव उमोफिया से होता है जो कि अफ्रीका में वाक़या था। ये 9 विलेजेस का एक क्लस्टर था और एक ताकतवर कबीला था। ये जंगों में माहिर काबिल फ़ख्र रिवायात के साथ एक बड़ी आबादी और आला दर्जे के समाजी इदारों पर मुश्तमिल था। फ्रेंड्स, ओकोनको के पास कुछ नहीं था, लेकिन वो अपनी मेहनत की वजह से एक आला मकाम पर पहुंच गया और अपने लोगों के दरमियान एक अजीम इंसान बन गया। ओकोनको एक पहलवान और ताकतवर इंसान था। उसकी 3 बीवियां और 11 बच्चे थे। उसके जो गोदाम थे वो याम्स और अहम फसलों से भरे पड़े थे। ओकोनको अपने कबीले में बहुत पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब शहर में अंग्रेज़ों की आमद हुई तो ओकोनको बहुत गुस्से हुआ। ओकोनको एक मेहनती और ज़िम्मेदार इंसान था और वो अपनी फैमिली पर आयरन फिस्ट की तरह हुक्मरानी करता था। वो अपने ख़ानदान के अखराजात सब्जियों के खेत में हिस्सा डालकर पूरा करता था। अब फ्रेंड्स, एक दिन उमोफिया गांव की एक औरत साथ वाले गांव में कत्ल हो गई और उन लोगों ने जंग के ख़तरे से बचने के लिए बतौर नुकसान पूरा करने के लिए मकतूला के शौहर को एक कंवारी लड़की का रिश्ता दिया और उसके अलावा एक नौजवान इकीमी फूना ओकोनको के हवाले कर दिया। उस लड़की की शादी मकतूला के शौहर से कर दी गई, लेकिन जो लड़का था वो उमोफिया कबीले में 3 साल तक ओकोनको के घर में रहा और उनकी फैमिली का पार्ट बन गया। इकीमी फूना और ओकोनको का बेटा नोवॉय आपस में बहुत गहरे दोस्त बन गए। 3 साल गुजरने के बाद गांव के लोगों ने फैसला किया कि इकीमी फूना को बतौर इंतकाम कत्ल कर देना चाहिए। गांव की रस्म व रिवाज के मुताबिक ओकोनको को भी इस तकरीब में हिस्सा लेना पड़ा। ओकोनको ने अपनी मस्कुलिनिटी को प्रूव करने के लिए इस तकरीब में पार्टिसिपेट किया ताकि लोग उसे वीक या कमज़ोर ना समझें। उस नौजवान लड़के की मौत के बाद ओकोनको और नवाय बहुत अफसुर्दा हो गए थे। नवाय इस वाक़ये के बाद बहुत टूट गया और ओकोनको जो था वो भी बहुत अपसेट था, लेकिन उसने अपने कबीले का मालिक बनने की कोशिशें जारी रखीं। फ्रेंड्स, वो अपने बेटे से बहुत डिसअपॉइंट हो गया था, लेकिन वो अपनी बेटी अजिन्मा से बहुत मोहब्बत करता था, जो कि ओकोनको की दूसरी बीवी एक विफ़ी से इकलौती औलाद थी। एक विफ़ी के 10 बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन उनमें सिर्फ अजिन्मा ही सरवाइव कर सकी। वो अपनी बेटी से बहुत अटैच थी और उसने अपनी सारी ज़िंदगी अपनी बेटी के लिए डिवोट कर दी। अजिन्मा जब भी बीमार होती थी तो एक विफ़ी ये सोचकर परेशान हो जाती थी कि कहीं यह भी मर ना जाए। एक दिन उमोफिया की एक ताकतवर ओरेकल अजिन्मा को अपने साथ किसी गार में ले गई। वो अजिन्मा को अर्थ गॉडेस से इनकाउंटर के लिए ले गई। पीछे एक विफ़ी बहुत परेशान हो गई और उसने दीवानावार अपनी बेटी को तलाश किया और आखिरकार उसे ढूंढ भी लिया। ओकोनको ने भी उसे पीछे फॉलो किया। कुछ दिन बाद गांव के एक बुजुर्ग एजिड्यू के जनाजे में गांव के लोगों ने अपनी बंदूकों से फायरिंग करके उस पादरी को खिराज अकीदत पेश की और अनकॉन्शियसली एजिड्यू का जवान बेटा ओकोनको की बंदूक का निशाना बन गया। इस जुर्म के बदले और गाँव के रस्म रिवाज के अकॉर्डिंग ओकोनको को 7 साल के लिए गाँव से निकाल दिया गया। उसके जानवरों को मार दिया गया था और उसका सामान और घर जला दिया गया। ओकोनको अपनी जलावतनी से बहुत परेशान था। ओकोनको का ये बिलीव था कि इंसान अपनी किस्मत पर अबूर रखता है, लेकिन यह हादसा और जलावतनी इस बात का सबूत देती है कि बाज़ औक़ात इंसान अपनी किस्मत पर काबू नहीं रख सकता, और ये सब ओकोनको को फोर्स करता है कि वो अपनी जवानी की ताकत और स्ट्रेंथ के बगैर फिर से ये सब शुरू करे। इसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ अपनी माँ के गाँव मोबेंटा चला गया। यहाँ उसकी मदर की फैमिली ने उन्हें वेलकम किया और इस फैमिली का सरबराह उचेंडो था, जो कि उसकी माँ का कज़न था। वो एक जेनरस और वाइज ओल्ड मैन था। नोवॉय भी क्रिश्चियनिटी की तरफ मूव कर चुका था और जब ओकोनको को इस बात का पता चला तो उसने नोवॉय को बहुत मारा, जिसकी वजह से नोवॉय घर छोड़कर चला गया। ओकोनको अफसोस के साथ अपने कबीले आया और अपने कबीले के लोगों को तलाश करना शुरू किया, जो कि अब बहुत हद तक तब्दील हो चुका था। वहाँ पर जो चर्च था वो कुछ कन्वर्ट्स को डाइवर्ट करने में कामयाब हो गया, जो बहुत जुनूनी थे और अपने कबीले के रिवाज की बेइज्जती करने लगे।
اب فرینڈ 7 سال کے عرصے کے بعد جب اوکونکو واپس اپنے قبیلے آیا تو اس وقت تک وہاں وائٹ مین ہر جگہ آباد ہو چکے تھے، اور جو مشنریز تھے وہ وہاں پہلے ہی پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے ایک ایسے مذہب کی تبلیغ کی جو اگبو پیپل کو پاگل لگتا تھا، اور وہ لوگ جو مالی طور پر کمزور رسم و رواج کے ستائے ہوئے تھے انہوں نے بھی کرسچینٹی کو قبول کر لیا تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو یہ نیو ریلیجن تھا وہ رفتار پکڑ گیا تھا، لوگ بہت تیزی سے اپنا ریلیجن چھوڑ کر ان کی طرف کنورٹ ہو رہے تھے۔ نوائے بھی کرسچینٹی کی طرف موو کر چکا تھا، اور جب اوکونکو کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے نوائے کو بہت مارا، جس کی وجہ سے نوائے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اوکونکو افسوس کے ساتھ اپنے قبیلے آیا اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا، جو کہ اب بہت حد تک تبدیل ہو چکا تھا۔ وہاں پر جو چرچ تھا وہ کچھ کنورس کو ڈائیورٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا، جو بہت جنونی تھے اور اپنے قبیلے کے رواج کی بے عزتی کرنے لگے۔ مسٹر براؤن اموفیا کا پادری تھا اور وہ بہت رحم دل تھا، لیکن اس کی موت کے بعد نیا پادری جیمز اسمتھ بنا، جو کہ بہت ظالم اور سخت تھا۔ اب جو کلین تھا وہ اپنا فیصلہ کرنے کے لیے آزاد نہیں تھا، بلکہ ان مقدمات کا فیصلہ ڈسٹرکٹ کمشنر اگنورینس میں کرتا تھا۔ اسے آرمی کی فل سپورٹ حاصل تھی، اور ایک دن اموفیا اسمتھ کے تمام مارک اسپرٹ ایک بازار میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے مسٹر براؤن کے آدمی انوک کے گھر اور چرچ کو تباہ کر دیا۔ مسٹر اسمتھ کی ہدایت کے مطابق انہوں نے انوک کو کچھ دن کے لیے چھپا دیا، جبکہ اوکونکو اور کچھ لیڈرز کو گرفتار کر لیا۔ اب فرینڈز، اوکونکو اور اس کے ساتھیوں نے اگلی حکمت عملی کے لیے ایک میٹنگ رکھی، اور اس میٹنگ کی جاسوسی کے لیے جو ڈسٹرکٹ کمشنر تھا اس نے کچھ افریقی افسروں کو بھیجا۔ اوکونکو ان افسروں کو پہچان گیا تھا اور میٹنگ کے اینڈ پر وہ ایک کو مارنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن دوسرا آفیسر بھاگ گیا۔ اس کلین کی جو میٹنگ تھی وہ اموفیا گورنمنٹ کا ہرٹ سمجھی جاتی تھی، اور تمام ڈیسیجن جو تھے وہ ڈیموکریٹیکلی کیے جاتے تھے۔ اس انسٹیٹیوشن میں انٹرفیرنس کا مطلب یہ لیا گیا کہ اموفیا کی آزادی کے جو آخری آثار ہیں ان کا بھی خاتمہ ہے۔ اوکونکو جانتا تھا کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ وار کو چوز نہیں کریں گے اور نہ ہی اسے اس معاملے میں سپورٹ کریں گے، تو اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ وہ اپنے ریلیجن، اپنی ویلیوز اور اپنے کلچر سے پیچھے نہ ہٹیں، لیکن کسی نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ دی۔ اسی لیے اوکونکو نے ذلت اور رسوائی کی زندگی پر سوسائڈ کو ترجیح دی اور خودکشی کر لی۔ اب جو گاؤں کے لوگ تھے انہوں نے اوکونکو کے اس عمل کو ارتھلی گاڈس کے خلاف ورزی اور اس کی توہین سمجھا، اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ So friends, that's all for today. Stay tuned for next video. Stay blessed. Keep watching. Allah Hafiz.